हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग देख रहे होंगे कि दो टर्म यूज किया गया है, एक एनालॉग दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है। तो एनालॉग होता है कि कोई भी सिग्नल अगर फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यूअस हो तो उसे एनालॉग सिग्नल कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो फिगर में इस सिग्नल में यहाँ पे कंटिन्यूअस है और ये फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए है और इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, तो ये एनालॉग सिग्नल होता है। देखते हैं कि सिग्नल क्या होता है। सिग्नल एक इन्फॉर्मेशन है जो कि मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक यूजफुल डाटा होता है। डेटा जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उसके अंदर जो यूजफुल चीज़ें है उसे इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है उसे सिग्नल बोलते हैं। और ये सिग्नल अगर कंटिन्यूअस फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए है तो इसे एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। अगर वही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को एनालॉग सिग्नल के अंदर कंट्रोल करें तो इसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। और ये जो सारे चीज़ें होते हैं वो हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग बेसिक जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी हम लोग देखे थे कि क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर हम लोग बोल सकते हैं जिसका कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच का हो। जैसे मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर 3 टाइप का मटेरियल होता है। तो 3 टाइप में अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो जिसका कंडक्टिविटी मॉडरेट है और इसका बैंड गैप भी मॉडरेट है। क्योंकि मेटल में क्या होता है, जैसे दो बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है बट ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर यही बैंड गैप को क्रॉस करके इस कंडक्शन बैंड में चला जाए इलेक्ट्रॉन तो ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। मेटल के केस में क्या होता है, ये जो बैंड गैप है वो ओवरलैप करता है। बोले तो ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड रहता है। बैंड गैप में वैलेंस बैंड और को ये जो कंडक्शन बैंड है मेटल में, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करता है। लेकिन इंसुलेटर में ये जो गैप है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल में कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जैसे ही हम लोग इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में है वो बहुत ही इंक्रीज करने लगेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। तो ये कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। और हमें पता है जब हम अगर इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं किसी वे में तो उसको यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इसीलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है। अब देखते हैं, जैसे सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज होता है, जर्मेनियम यूज होता है। तो इसका प्रॉपर्टी इस तरह से है कि ये सेमीकंडक्टर में आता है। जैसे अगर देखा जाए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो 284 ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है। तो वैलेंस है, तो अगर वैलेंस है तो ये क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है विद द अदर सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन, ताकि स्टेबल फॉर्म में आ जाए। स्टेबल फॉर्म में क्या होना चाहिए, जो आउटर सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो ये क्या है, जो 4 आउटर इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, दूसरे के साथ शेयर करता है एक एक। तो हर जगह पे 2-2 का फॉर्मेशन हुआ, टोटल 8 हो जाता है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मास एक्शन लॉ एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो मास एक्शन लॉ के बारे में हम लोग देखते हैं और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक भी हो सकता है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि कोई भी डॉपिंग नहीं होता है, उसके अंदर अगर वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही रहेगा। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32। तो इसमें इस तरह से रहता है कि इसमें कोई अदर इम्प्यूरिटी नहीं रहता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि हम लोग इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं, डॉपिंग जिसे बोलते हैं। इम्प्यूरिटी बोले तो ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दें, उसमें एन टाइप, पी टाइप इस तरह से फॉर्मेशन होता है जिसका हम यूज कर सके अच्छे से। तो एन टाइप और पी टाइप 2 टाइप का डॉपिंग होता है एक्सट्रिंसिक में। एन टाइप मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि एन मतलब इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट रहता है
पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं। पेंटावैलेंट में क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे एन टाइप का है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है। उसी तरह से पी टाइप में एक इलेक्ट्रॉन का क्राइसिस होता है, इसलिए यहाँ पे एक होल एक्स्ट्रा हो जाता है। क्योंकि इसका अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो जैसे एल्युमिनियम का 13 है तो 13 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 है। इस केस में अगर देखा जाए जैसे फास्फोरस तो इसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो ये 14 + 1 यानी कि 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बाहर निकल जाता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट हो जाता है एन टाइप में। पी टाइप में होल्स डोमिनेंट हो जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से यूज होता है। और जैसे ही हम डोपिंग करते हैं कि मटेरियल के अंदर कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि मास एक्शन लॉ क्या होता है। तो मास एक्शन लॉ में ये होता है कि अगर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड किया जाए मेजॉरिटी कैरियर, जैसे अगर हम एन टाइप का ऐड करते हैं तो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा, अगर पी टाइप का ऐड करते हैं तो मेजॉरिटी कैरियर होल होगा। तो अगर जो ये जो कांस्टेंट होता है एन और पी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा जो कि NI² का होगा, लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट होगा इसका भी कुछ कंडीशन है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हम पहले भी बोल चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर इंक्रीज होगा तो NI²। NI क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो ये कंडीशन होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। कुछ इसका देखते हैं, कुछ डिमेरिट भी है। अगर बहुत ज़्यादा हाई डोपिंग करे, डीजेनरेट हो जाए। डीजेनरेट में क्या होता है कि ये एज ए मेटल काम करने लगता है, बहुत ज़्यादा डोपिंग कर दे तो ये डीजेनरेट हो जाता है। इस केस में एज ए मेटल वर्क करता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब डोपिंग करते हैं तो वो क्या एन टाइप होता हो या पी टाइप होता हो, उसके अंदर चार्ज क्या रहता है, टोटल चार्ज क्या होता है। तो चार्ज कोई भी मटेरियल के अंदर हमेशा न्यूट्रल रहेगा, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर जैसे हम लोग अगर एन टाइप का है तो एन एक्सेप्टर प्लस पी एन डोनर, पी डोनर जिस तरह से भी है, ये क्या है, चार्ज न्यूट्रल का इक्वेशन है। तो हम लोग एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ समझ लिए कि क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर देख लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू यू प्रीफर सिलिकॉन इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। देखिए हम लोग के पास सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज करने के लिए सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है। जर्मेनियम के यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ वोल्टेज, जैसे डायोड के अंदर जो होता है कि कंडक्ट करने के लिए PN जंक्शन होता है, ये P और N। तो जो कट ऑफ वोल्टेज होता है जर्मेनियम का सिलिकॉन से कम होता है। इवन आप देख सकते हैं कंडक्शन बैंड में जो बैंड गैप होता है सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन का होता है जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि कम है। तो तब पर भी हम लोग सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कुछ रीज़न है। तो देखते हैं, पहला थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे ही हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को हाई टेम्परेचर, जैसे हम लोग और जगह पे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का एफिशिएंसी बहुत कम होता है, उसमें हीटिंग ज़्यादा होता है। अगर हीटिंग ज़्यादा हुआ तो अगर एबनॉर्मल बिहेवियर किया तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म यूज होता है, क्योंकि अगर थर्मल स्टेबल नहीं रहा तो सिस्टम नॉर्मल बिहेवियर से बाहर जाकर काम करेगा और हम लोग का जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। तो सिलिकॉन का जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसे हम यूज करते हैं। नॉइस लेवल इसका बहुत ही कम है। अब लेवल जैसे ये क्या है, सैंड वगैरह में मिलता है, तो राजस्थान जैसे जगह या बहुत सारे जगह इंडिया में बहुत ज़्यादा एबेंडेंट मात्रा में है। अगर एबेंडेंट में है तो इसका कॉस्ट भी ज़्यादा बेटर होगा, मतलब बहुत ही कम होगा, इसलिए जितना भी चिप वगैरह इतना सस्ता मिल जाता है। एक चीज़ और कंसिडरेशन में लिया जाता है वो है साइज। सिलिकॉन का जो है एटॉमिक नंबर 14 है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है। तो ऑब्वियसली सिलिकॉन का साइज़ ज़्यादा छोटा है, जर्मेनियम का ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो छोटा साइज होता है इसके कारण जब भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल ज़्यादा होता है। तो इसलिए सिलिकॉन का बहुत सारे बॉन्ड जैसे SiO2 बनाते हैं तो वो सब में काफ़ी अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसलिए सिलिकॉन का यूज बहुत ही ज़्यादा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप। जैसे हम लोग पढ़े थे कि जैसे जो ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है,
तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, जैसे देखिए जब भी जैसे बैंड हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है कि एक तरह से ये लेयर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन इसमें कंडक्शन नहीं पार्टिसिपेट करे, कंडक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही अब अगर ये एक्साइट करके यहाँ पे चला गया हो और ये जो एनर्जी लेवल पे है इसमें कंडक्शन होगा। तो दो चीज़ें होती है, एक डायरेक्ट बैंड गैप और एक इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो एनर्जी जब भी जैसे एक्साइटेशन होता है तो एनर्जी वन लेवल से अनदर लेवल में चेंज होता है, एक्साइटेशन में बढ़ता है एनर्जी। तो अगर हम लोग देखें तो ये मोमेंटम का है, मोमेंटम वर्सेस एनर्जी, ये एनर्जी और ये मोमेंटम। तो देखा जाए तो डायरेक्ट बैंड में डिफरेंट एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगा, सेम मोमेंटम जो यहाँ था वही यहाँ पे है। फोटोन जनरेट अगर यहाँ से यहाँ जा रहा हो तो हम लोग को फोटोन चाहिए ताकि एक्साइट कर सके, लेकिन सपोज अगर यहाँ से रिवर्स यहाँ पे आ रहा हो तो फोटोन जनरेट होगा, फोटोन बोले तो लाइट जनरेट होगा। तो ये सारे चीज़ें जो डायरेक्ट बैंड गैप होता है, जैसे गैल्शियम आर्सेनाइड, गैल्शियम मीडियम, ये सब सारे में डायरेक्ट बैंड हो गैप होता है, वहाँ पे लाइट जनरेट होता है। जैसे डायोड एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, उसमें भी डायरेक्ट बैंड गैप होता है, तभी वहाँ पे लाइट जनरेट होता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें इनडायरेक्ट बैंड गैप, एनर्जी बढ़ता हुआ डिफरेंट होता है लेकिन मोमेंटम भी चेंज हो रहा है साथ में। अगर जैसे आप लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया तो डायरेक्ट यहाँ पे आना पड़ेगा, यानी कि बीच में कोई सेंटर होगा जहाँ से फिर इसके पास आएगा, यानी कि डायरेक्ट मोमेंटम चेंज करके आना पड़ता है। इसके कारण यहाँ पे लाइट जनरेट नहीं होता है, यहाँ पे हीट जनरेट होता है। हीट क्या होता है कि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण फोनोन जनरेट होता है। देखिए फोनोन और फोटोन अलग चीज़ें हैं, दोनों एक चीज़ नहीं है। फोनोन में हीट जनरेट होता है, फोटोन में लाइट जनरेट होता है, जिससे जर्मेनियम सिलिकॉन का जो प्रोडक्ट रहता है, ये सारे चीज़ें जिसमें लाइट जनरेट, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हो वहाँ पे इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है। लाइट जनरेट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट बैंड गैप का यूज करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फर्मी डायरेक्ट फंक्शन। तो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन क्या होता है कि जैसे ये देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है, ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। प्रोवाइड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ occupancy of energy levels by the fermions, and fermions are the half integer spin particle which obey the Pauli exclusion principle। तो देखिए पॉली एक्सक्लूशन वगैरह या क्वांटम वगैरह हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है फर्मी डायरेक्ट फंक्शन। देखिए ये जो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे फर्मी डायरेक्ट फंक्शन का जो दिया हुआ है इक्वेशन ये देखते हैं, और ये जैसे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पार्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि -EF/kT+1, और अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो ये क्या होता है, बिल्कुल देख रहे हैं पहले जीरो पे इस तरह से था बिल्कुल फ्लैट, फिर इस तरह से होता गया और फ्लैट होता चला गया। एक समय ऐसा आएगा जब इनफाइनाइट पे बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है ये, और एनर्जी डिफरेंस। जैसे E-EF, अगर E = EF हुआ यानी कि ये क्वांटिटी जीरो हो गया तो यानी कि E⁻0 1, जहाँ पे हम लोग को हाफ प्रोबेबिलिटी मिलता है कि इलेक्ट्रॉन होने का। तो ये क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच का पार्ट होता है। अगर ये इंट्रिंसिक हो, एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि अगर N टाइप है तो ये शिफ्ट N टाइप पे हो जाएगा, अगर P टाइप का हो तो ये शिफ्ट हो जाएगा P साइड। अब देखते हैं सपोज टेम्परेचर 0 पे हम लोग लेते हैं, 0 पे अगर E⁻EF हुआ यानी कि फर्मी एनर्जी से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव है नीचे 0 है, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि ये टोटल पार्ट इनफाइनाइट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 पे आ जाएगा इस एरिया में, क्योंकि ये जो लिया हुआ है ये नीचे का पार्ट वो E-EF यानी कि ये अगर E⁻EF हुआ तो, लेकिन अगर E⁻EF हुआ यानी नेगेटिव हुआ तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
यानी कि ऊपर वाला पार्ट नेगेटिव अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, ई पर पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो के अप्रॉक्स चला जाएगा। यानी कि जब ये जब आएगा ये माइनस, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट 0 हो गया और ये 1/1 हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्राफ बनाया गया है। तो फर्मी डायरेक्ट फंक्शन हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि या तो कंडक्शन बैंड की तरह है या हम लोग को वैलेंस बैंड की तरफ मिलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायोड। तो डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच आर टू टर्मिनल टिपिकली अलाउिंग द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन। ये टिपिकली क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए डायोड जनरली वन डायरेक्शन के लिए हम जनरली यूज करते हैं, लेकिन अगर हम लोग जैसे जीनर डायोड देखते हैं, जीनर डायोड क्या करता है, वोल्टेज कांस्टेंट करने के लिए यूज किया जाता है बहुत जगह पे जहाँ पे हम लोग को कांस्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत होता है। लेकिन जो ये जनरली यूज होता है जैसे रेक्टिफायर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ये वन डायरेक्शनल के लिए यूज होता है। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। डायोड अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड, स्टेप रिकवरी डायोड, जीनर डायोड, शॉटकी डायोड, वायरेक्टर डायोड, फोटो डायोड, ये सब सारे डायोड का टाइप है। देखिए डायोड का कुछ हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से फॉर्मेशन होता है। पी टाइप, एन टाइप, ये एक्सट्रिंसिक है, हम लोग पढ़े थे। पी टाइप में क्या होता है कि होल डोमिनेट करता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करता है। जब हम लोग दोनों को रखते हैं एक साथ तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है, ये पॉजिटिव। और जो ये बनता है ये डिफ्लेशन रीजन रहता है, जिसमें ई मोबाइल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि होल का फॉर्मेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड आ जाएगा और होल्स जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के साइड हो जाएगा और ये बिल्कुल इमोबाइल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, इसी को डिप्लीशन रीजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कट ऑफ वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा। तो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो इस तरह से जैसे ही हम लोग अगर पॉजिटिव सप्लाई दिए, नेगेटिव सप्लाई दिए, तो डायरेक्ट करेंट नहीं शुरू होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिप्लेशन रीजन है। और जितना ज़्यादा डोपिंग करेंगे उतना पतला डिप्रेशन रीजन बनेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डोपिंग करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे फोर्सेस लगेगा, तो क्या है बैंड जो विड्थ बन रहा था, डिप्लेशन विड्थ, वो कम हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या होता है, तो जैसे हम लोग पहले बोले थे कि ये जो डायोड होता है टिपिकली वन डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन जीनर डायोड स्पेशल डायोड होता है जो कि रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करेंट को अलाउ करता है। फॉरवर्ड में तो एज ए जो जनरल डायोड होता है जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा तभी ये कट ऑफ वोल्टेज को क्रॉस करके करेगा। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है कि एक वोल्टेज लेवल, मान लिया कि अगर इसका 10 वोल्टेज है, कि जीनर डायोड का वोल्टेज लेवल 10 है, तो ये क्या होगा कि 10 वोल्टेज के बाद ये हमेशा कांस्टेंट रखेगा। आप वोल्टेज भी अगर सर्किट के अंदर बढ़ाते हैं तो ये करंट बढ़ता चला जाएगा और ये ऐसा लगेगा कि इसके अंदर हमेशा 10 वोल्ट ही हो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारे जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज का यूज करना हो, स्टेबलाइजर वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं कि ये जनरल डायोड की तरह बिहेव है जो कि I वर्सेस B है, और ये इस तरह से, और यहाँ पे देख रहे हैं आप करंट बिल्कुल चेंज हो रहा है, अचानक चेंज हो रहा है, लेकिन वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट है, लगभग कांस्टेंट रहता है, थोड़ा सा का डिफरेंस आ सकता है। ये नी पॉइंट क्या होता है, नी पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पे अगर आप 10% वोल्टेज का चेंज करें और 50% करंट का चेंज आता है तो उसे नी पॉइंट बोला जाता है। तो उसका और डिस्कशन आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग सारे सब्जेक्ट को पार्ट वाइज देख रहे हैं और सारे सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जीनर ब्रेकडाउन। देखिए जीनर जब रिवर्स डायरेक्शन में करेंट को फ्लो करता है तो उस समय क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे ही हम लोग जैसे हाई वोल्टेज देते हैं तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस होल का जो पेयर रहता है वो ब्रेक होता चला जाता है। ये ब्रेक होते होते इतना ज़्यादा ब्रेक हो जाता है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में ब्रेक डाउन करता है। जैसे अगर पीएन जंक्शन है उसके अंदर डिप्लेशन रीजन है
और इसके अंदर क्या होता है, जीनर डायोड में डॉपिंग ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर जो विड्थ होता है वो कम होता है डिप्लेशन का। लेकिन जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, विड्थ बढ़ता चला जाता है। एक पॉइंट के बाद क्या होता है, ये विड्थ बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद वो रिवर्स डायरेक्शन में करेंट को फ्लो करने लगता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अवलांचा ब्रेकडाउन। अवलांचे ब्रेकडाउन के बारे में हम लोग जैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेनर ब्रेकडाउन और अवलांचे ब्रेकडाउन। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो आप लोग वोल्टेज देख रहे होंगे, जीनर ब्रेकडाउन का अगर V1 है तो इसका V2 है, तो V2 ग्रेटर देन V1 है। अगर V2 ग्रेटर देन V1 है यानी कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल को ब्रेक करेगा। इलेक्ट्रॉन और होल में ब्रेक हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल ब्रेक हुआ तो उसमें क्या होगा, जैसे ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हिट करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का, उसको इलेक्ट्रॉन और होल में कन्वर्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नहीं जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को हिट करने के कारण जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो अवलांचे ब्रेकडाउन में होता है, जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जनरेशन होता है रेगुलरली, तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, बहुत ही स्पीड से होता है। तो ये जो यूज होता है अवलांचे ब्रेकडाउन, वो इंसुलेटर में भी यूज होता है, क्योंकि इसमें जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जो जीनर ब्रेकडाउन होता है वो सिर्फ सेमीकंडक्टर, इसमें इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों में यूज हो सकता है अवलांचे ब्रेकडाउन। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कैसे दोनों में डिफरेंस आ रहा है, कि कहाँ से क्या हो रहा है। क्योंकि जीनर ब्रेकडाउन, और एक चीज़ और है कि जो अवलांचे ब्रेकडाउन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। जैसे यहाँ पे लीडिंग टू द नॉकिंग आउट, मतलब इतना फास्ट होता है कि बहुत ही जल्दी इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है। इसलिए हमेशा इंसुलेटिंग मटेरियल या इंसुलेटिंग क्रिस्टल में यूज करते हैं अवलांचे ब्रेकडाउन को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोग इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ क्वेरी है तो आप मेरे फेसबुक और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिया गया है।